स्वागत है आपका दोस्तों एमबीसीएस केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में हम सभी टर्म्स को जानेंगे जो जेई, नीट और बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इनके रिएक्शंस या फिर ये कैसे बिहेव करते हैं, इसको पढ़ने के लिए जो है हमें कुछ प्री रिक्वायर्ड टर्म की ज़रूरत होगी। जैसे सबसे पहले जो है हम सभी जानते हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। सॉरी, रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बनता है। तो अब ये प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि इसकी फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी को कौन बताता है? फिजिबिलिटी को बताता है हमारा जो है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बताता है। फिर उसके बाद अगला है हमारा किनेटिक्स ब्रांच। किनेटिक्स ब्रांच क्या कहता है? किनेटिक्स ब्रांच कहता है कि हम जो है रिएक्शन का क्या बताएंगे? रेट बताएंगे कि कौन सी रिएक्शन कितनी देर में खत्म होगी। ठीक है, रेट का मतलब ये होता है कि कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन यही कहलाएगा। अब थर्मोडायनेमिक्स हमारे क्या होता है? थ्योरेटिकल टॉपिक होता है जिसमें हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है। लेकिन वहीं हम लोग किनेटिक्स की बात करें तो ये क्या एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है ये? एक्सपेरिमेंटल। और एक्सपेरिमेंटल ब्रांच में जो हमें एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें रेट ऑफ रिएक्शंस का अंदाजा लगता है, पता लगता है। लेकिन उसके पहले हम लोग जानते हैं कि किनेटिक्स वर्ड क्या होता है। किनेटिक्स वर्ड की अगर हम लोग बात करें, काइनेटिक फोर्स जो होता है, ठीक है, काइनेटिक ये जो है बेसिकली किनेसिस से लिया गया है। किनेसिस का क्या मतलब होता है? मूवमेंट, मतलब किसी चीज का मूव करना। ठीक है ना, ये स्पीड से बेसिकली इसका मतलब। ठीक है ना, तो केमिकल काइनेटिक्स कौन सा ब्रांच होता है? द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, की कोई भी रिएक्शन कितने देर में क्या होगी? कंप्लीट होगी। उसमें क्या है? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें? किनेटिक्स ब्रांच जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन से स्लो रिएक्शंस होते हैं, कौन से फास्ट रिएक्शंस होते हैं, कौन से मॉडरेट टाइप के रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फास्ट रिएक्शन के बारे में खड़ी डालेंगे और फिर उसमें बताएंगे हम लोग कि फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन क्या होता है? फास्ट रिएक्शन ऐसे जो विद इन सेकेंड, विद इन 15 सेकेंड, विद इन 3 सेकेंड खत्म हो जाए, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? फास्ट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन के बारे में जो हम लोग अगर गहन चर्चा करें तो फास्ट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन जब आप बनाते हैं, ठीक है, या फिर जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे जो है फास्ट रिएक्शन के पार्ट होते हैं। उसके बाद जो है दूसरा हमारा टॉपिक आता है जिसका नाम है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन जो है 2-2 या 3-3 साल में खत्म होते हैं। तो स्लो रिएक्शंस की जहां तक बात है तो स्लो रिएक्शन जो होता है वो काफी इसका रेट स्लो होने के कारण जो है ये बहुत देर में कंप्लीट होते हैं। लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन, आप देखते होंगे कि बहुत देरी में कंप्लीट होते हैं। और फिर आपका जो है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, कभी कभी इनके लिए 2-3 दिन लग जाता है, 4-5 दिन लग जाता है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो दोस्तों मॉडरेट स्लो रिएक्शन में हमारा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, और मॉडरेट में जो है लाइक अगर हम लोग NaBH4 को जो है लेते हैं किसके साथ? कीटोन के साथ, तो क्या हमें दे देता है? अल्कोहल दे देता है। ठीक है ना, तो क्या मॉडरेट टाइप की रिएक्शन। हम लोग बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में जो है मॉडरेट टाइप की रिएक्शन की स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो है हम लोग स्लो टाइप का रिएक्शन का अगर स्टडी करना चाहें तो क्या उसमें हमें 2 या 3 साल का वक्त चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को अगर पढ़ना चाहें तो रस्टिंग ऑफ आयरन पे स्टडी करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कम से कम 2 साल का वक्त चाहिए। तो 2 साल 1.5 साल का वक्त जो है हमारे पास सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के लिए नहीं होता। इस वजह से हम लोग स्लो रिएक्शंस के लिए स्टडी नहीं करते। फास्ट रिएक्शन विद इन अ मिली सेकेंड हो जाते हैं। इस वजह से कोई ऐसा डिवाइस भी नहीं है जो रिएक्शंस को डिटेक्ट कर पाए, और हम लोग जो भी है उसको अच्छे से जो है डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं।
और डिटेक्ट ना कर पाने की वजह से हम लोग फास्ट रिएक्शन के बारे में भी ढंग से स्टडी नहीं कर पाते। हम लोग सिर्फ ऐसे रिएक्शन को स्टडी कर पाते हैं जो एक मैक्स टू मैक्स 1 2 3 4 दिन में खत्म हो जाए, या फिर वो 1 घंटे में खत्म हो जाए। तो इन तरीके के रिएक्शंस को हम लोग मॉडरेट रिएक्शंस बोलते हैं, और मॉडरेट रिएक्शंस की स्टडी जो है हम लोग ढंग से जो है कर पाते हैं। इसी वजह से केमिकल काइनेटिक्स में हम सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन से ज्यादातर डील करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग और क्या पढ़ते हैं इसमें, अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। तो आइए जानते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन आखिर होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। रिएक्टेंट से क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो अगर हम एक ग्राफ की मदद से इसको समझें, ठीक है ना, तो ये क्या है? हमारा जो है रेट ऑफ रिएक्शन है, ये टाइम है ROI। हम इस पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो जब हम लोग इस पे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सपोज दैट हमारा कोई इनिशियल रिएक्टेंट है R0, हमारा कौन सा रिएक्शन है? R0, ठीक है। अब इस R0 के रिएक्शन को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है क्या वो घटता है? क्या वो घटते घटते नीचे चला जाता है? रिएक्शंस का रेट क्या वो घटते घटते नीचे एकदम से खत्म नहीं होता, क्योंकि हम एकदम से भी इसको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। घटते घटते जो है नीचे चला जाता है। और उसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट था, पहले कुछ नहीं था, पहले क्या था? जीरो। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पहले क्या था? जीरो। अब फिर ये धीरे से बढ़ते 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 कहाँ तक चला जाता है? जो है अपने मैक्सिमम जो एज है इसका वहां पे पहुंच जाता है। एज मतलब होता है कि जो मैक्सिमम ये जितना प्रोडक्ट बन सकता है वो बन जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या मिला? इसमें हमें ये मिला कि जब रिएक्टेंट फॉर्म होता है तो रिएक्टेंट का जो रेट है वो घटते घटते जा रहा है, और प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट घटता है तो क्या बढ़ेगा? प्रोडक्ट बढ़ेगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हम लोग ऐसे जो है क्या कर देते हैं? बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, अगर सपोज दैट हमको इनके रेट के बारे में चर्चा करनी है, तो रेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रेट मिलता है। सपोज दैट हमारे पास कंसंट्रेशन है यहाँ पे C2, और हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन C2 था और इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास C1 था। C2 जो हमें मिला वो कब मिला भाई? C2 हमें मिला T2 पे, और C1 कब मिला? T1 पे, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे। सपोज दैट यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, ऐसे हमने किया। फिर ये हमारा R2 है, सपोज दैट T2 पे कंप्लीट हुआ। ये हमारा जो है R1 है, सपोज दैट जो है हमारा T1 पे खत्म हुआ, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? C2, और ये क्या हो जाएगा? C1, ठीक है। तो कंसंट्रेशन C2 यहाँ पे है, फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन C1 यहाँ पे है। C2 के साथ जो है हमारा टाइम क्या है? T2 है, और हमारा C1 के साथ जो है टाइम है T1। तो ऐसे हम लोग इसके रेट को डिफाइन करते हैं। सपोज दैट जब हम लोग रिएक्टेंट का रेट लिख रहे होते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू कितनी आ जाती है? नेगेटिव आ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर जब हम लोग इसको घटाते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल हमारा एक्सपेरिमेंटली क्या आता है? नेगेटिव आता है, और नेगेटिव आने की वजह से हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लगा रहे हैं। इस वजह से जो है हम लोग अगर इसका रेट डिफाइन करते हैं रिएक्टेंट का तो कैसे करते हैं? हम लोग जो है इसको कहते हैं कि डेल्टा R बाई डेल्टा T, इसमें नेगेटिव, ओके। अगर हम लोग इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करें, यूनिट की इसकी यूनिट क्या होगी, तो कंसंट्रेशन को हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं मोल पर लीटर में, क्या हम लोग डिफाइन करते हैं, और सेकंड को टाइम को हम लोग सेकंड में डिफाइन करते हैं। तो क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट होती है। अब अगले में हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट के रेट को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे कि प्रोडक्ट का जो हम लोग कैसे लिखते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ये था। चलिए प्रोडक्ट का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। प्रोडक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यहाँ से, ठीक है ना। तो ऐसे गए, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे मेरा कंसंट्रेशन है C2, C2 कब खत्म होगा? ठीक है ना, हमारा जो है टाइम T1, ठीक है। C1 कब खत्म होगा? T1,
ये हमारा P2 है। जब हम लोग इसको घटाते हैं प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को, तो ये क्या होगा C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1। अब जो है हमारा चेंज है इसको हम लोग डेल्टा C से और इसको डेल्टा T से डिनोट करेंगे। ओके, तो यानी कि अगर हमें जो है प्रोडक्ट का अगर रेट लिखना हो तो एक्सपेरिमेंटली कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, क्योंकि रेट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बनने का जो रेट है वो बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो कैसा होगा, वो हमेशा हमारी। अब यहाँ से हमें एक मैथमेटिकल टर्म जान लेना चाहिए। पहली चीज क्या है हमारा मैथमेटिकल टर्म में, वो ये है कि अगर कोई चीज का चेंज जो है थोड़ा सा बड़ा है, लाइक जो हम 10 में अगर जो है 5 को घटाते हैं, ठीक है ना, तो हमारा जो भी 5 आंसर आता है तो एक बड़ा चेंज, ठीक है ना, एक तरीके से उसको बड़ा चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 10 में से 0.01 घटाना हो, ठीक है ना, अगर कोई हमारे 10 में हम लोगों को 9.91 घटाना हो, ठीक है ना, तो ये हमारा जो चेंज है वो कितना है, 0 पॉइंट जो है इसका है 0.0 जो है 9 ये आया मेरे पास, ये जो रेट है हमारे ये आया, ये जो चेंज है हमारा ये है, तो चेंज क्या है हमारा काफी छोटा है। अब चेंज जो है छोटा होता है, इसके वजह से जो है इसको हम लोग जो है डी से डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन। जब चेंज बहुत ज्यादा छोटा होता है तो हम लोग छोटे डी से डिनोट करते हैं, और जब हमारा चेंज पार्शियल होता है तो हम लोग इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। पार्शियल चेंज को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, वेरी स्मॉल चेंज को हम लोग छोटा डी से डिनोट करते हैं, और बहुत लार्ज अगर चेंज होता है तो हम लोग इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोग इसके अच्छे से इसके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को जो है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी में हूबहू दिया हुआ, ठीक है। दोस्तों ये हमारा ग्राफिकल अप्रोच है एनसीईआरटी का, ठीक है ना, ये है हमारा प्रोडक्ट का और ये हमारा रिएक्टेंट। तो आइए देखते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करते थे, ये टाइम टी है हमारे पास, तो टी और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में एक ग्राफ बनाया गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच की अगर हम लोग बात करें तो इनके बीच में जो हमारा ग्राफ आता है, ठीक है ना, वो कुछ इस प्रकार का आता है कि रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट हमारा बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट का अगर हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। सपोज दैट हमारा प्रोडक्ट है, हमें हमारा है यहाँ पे P2, ठीक है ना, तो फाइनल प्रोडक्ट P2 P1 which is divided by T2 minus T1। तो क्या है हमारे पास डेल्टा P बाई डेल्टा T, ये हमारा क्या है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं ये रिएक्टेंट, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लोग रिएक्टेंट का देखते हैं तब कैसे हम लोग बनाते हैं इसको, आइए जानते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा R2 R1, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से R2 का T2 माइनस T1। अब देखिएगा यहाँ R2 ये है, R1 है, R2 छोटा है R1 बड़ा है, दोनों को घटाएंगे अगर हम लोग, ठीक है ना, अगर इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे R1 बड़ा है तो 10 वाई हमारा चेंज नेगेटिव आएगा, और एक्सपेरिमेंटल चेंज इसका नेगेटिव हमें निकालना है। हमें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमें नेगेटिव नहीं रखना होता है। इस वजह से जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है ना। इस वजह से क्या हो गया यहाँ पे माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट का अगर रेट लिखना होता तो नेगेटिव लगाते हैं, और अगर हमें प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है तो हम लोग पॉजिटिव जो है यहाँ पे लगाते हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, सपोज दैट मैं इतने छोटे से पे चेंज पूछूं, या इतने छोटे पर से अगर मैं चेंज पूछूं, एक स्मॉल इंटरवल पे अगर मैं चेंज पूछूं, आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड में पढ़ा होगा कि स्मॉल इंटरवल पे जो चेंज होता है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है, जो भी डिस्टेंस का चेंज होता है। वैसे ही सेम रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं कि जो भी हमारा रेट है उसको इंस्टेंट टाइम पे हम लोग मेजर करते हैं। तो इंस्टेंट टाइम में मेजर करने की सबसे बड़ी जो खासियत ये होती है, क्या मिलता है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, dp बाई dt। dp बाई dt क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये चेंज छोटा है, मैंने आपको बता रखा है कि जब चेंज छोटा होता है तो उसके लिए हम लोग d का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होगा dp बाई dt। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं dr बाई dt, ठीक है ना।
तो सर ये जो चीज है उसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल तरीके से, ठीक है ना। तो इसका जो है अगर थ्योरेटिकल तरीके से अगर आप निकालना चाहें, एक्सपेरिमेंटल में तो लैब में एक्सपेरिमेंट करके निकल जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकल तरीके से निकाला जाए तो ये कैसे निकलेगा? अगर हम लोग स्लोप निकालें ना, स्लोप ऑफ प्रोडक्ट, तो उससे हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। अगर हम लोग स्लोप ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्टेंट भी निकल जाता है, ठीक है। तो हमारे जितने भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे निकलते हैं? अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो हमें इनका क्या निकालना होता है? स्लोप जो है हमें इनका जो है निकाल लेना होता है। स्लोप से आप सभी तरीके की चीजों को जो है आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो है हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लेके समझेंगे। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लेके जो है हम लोग इसको समझेंगे। ये है। तो अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन में डिफाइन करना है, अब तक हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को ढंग से पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन आएगा तब कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें रिएक्टेंट का रेट लिखना है तब हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/8 नेगेटिव लेंगे, मैंने बताया था रिएक्टेंट में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को नेगेटिव में लिखते हैं। फिर ये अगर स्मॉल चेंज में ही हम लोग जो है डिस्कशन कर लेते हैं, डी ऑफ कंसंट्रेशन ए अपॉन dt, ठीक है ना, which is equals to -1 अपॉन b dB by dt, ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट है 10 बाई, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे dc बाई dt, फिर 1 अपॉन d dd बाई dt, ठीक है ना। ऐसे हम लोग इसको जो क्या करते हैं लिखते हैं। सपोज दैट अगर डेल्टा में चेंज को दिखाना है, ठीक है ना, स्मॉल चेंज हो गया, अगर लार्ज चेंज में दिखाना है तो ये चीज क्या हो जाएगी, हम लोग ऐसे इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं। जहाँ डी है वहाँ बस डेल्टा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो डेल्टा लिख देना है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी जो है डेल्टा लिख देना है, और यहाँ पे भी जो है डेल्टा को जो है लिख देना, ठीक है ना। तो ये डेल्टा का जो है हमारा चेंज, ठीक है ना। अब जैसे जैसे ये चेंज लिखते हैं, ठीक है ना, यानी कि हम लोग उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को क्या करते हैं डिवाइड कर देना, ठीक है ना। सपोज दैट अगर हम लोग NH ये हम एक सिंपल हैज़र्ड प्रोसेस लेते हैं N2 + 3H2 गिव अस NH3। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले जो है हमारा ये रिएक्शन जो है बैलेंस होना चाहिए। विदाउट रिएक्शन बैलेंस जो है आप इसको नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप इसके रिएक्शन को बैलेंस करना सीखिए। तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस है, 11th का टॉपिक होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप 12th का टॉपिक पढ़ें तो आपको आना चाहिए कि कैसे जो है आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा N2 टी N2 में लिख देता हूँ, ठीक है, अपॉन, ठीक है। फिर ये नेगेटिव में फिर -1/3 BH2 अपॉन dt, ठीक है ना। फिर यहाँ पे प्लस हो गया यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट है 10 बाई, ये हमारा जो है प्रोडक्ट में, ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन से डील करेंगे, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जब हम लोग इसके क्वेश्चंस को डील करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि केमिकल काइनेटिक्स को जो है कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसके जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो है हम लोग डील करते हैं। अभी मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो देता हूँ जो एनसीईआरटी में भी है और साथ ही साथ जो है हमारे बोर्ड्स में भी। दोस्तों तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चंस देखते हैं। For the reactant to product, the concentration of a reactant change from 0.3 to 0.2। सबसे पहले बोला कि concentration of reactant 0.3 मोलर to 0.02 मोलर जो है हमारा चेंज हो रहा है। In 25 minutes, calculate the average rate of the reaction। Average rate में निकालना है, ठीक है ना। तो average rate को निकालने के लिए हमारे पास क्या डेल्टा वाला चेंज होना चाहिए। जब बड़ा चेंज होता है या एवरेज चेंज होता है तो लोग इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन को लोग देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी दिखाते हैं, तो उसमें जो है नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो
एवरेज रेट की जहाँ तक हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो एवरेज रेट ए आर, ठीक है ना, विच इज इक्वल्स टू R2 minus R1 divided by T2 minus T1, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, R2 क्या है भाई आपका, मान लीजिए कि ये है जो आपका 0.02 मोल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्टेंट का लिख रहे हैं 10 को यहाँ पर नेगेटिव लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ पर हम नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 0.03 टाइम हमारे पास क्या है भाई, टाइम है हमारे पास यहाँ पे 25 मिनट्स, तो बस 25 T2 minus T1, ये 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 25 लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, 20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 0.01, ये माइनस में आएगा और माइनस माइनस प्लस कर देगा, इसे 10 बाई प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 25। अगर इस तरीके के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो ऊपर 100 नीचे 100 कितने हो गए भाई, ये 1 होगा और यहाँ पे कितना होगा 2500, ठीक है ना। अब हम लोग चलिए यहाँ पे जो है डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे 0, 0 टाइम जाएगा 0, फिर 0 टाइम जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, अभी भी नहीं जाएगा तो 0, और फिर यहाँ पे एक और 0, कितने टाइम जाएंगे, आई थिंक सो 4 टाइम, ठीक है। तो ये कितने हो गए 10,000 हो गए सारे कट गया, तो ये कितने बचे यहाँ पे 4 × 10 की पावर -4, अगर इसको हम लोग पावर दें, ठीक है ना, तो जो हमारा टोटल जो सॉल्यूशन के बाद आया वो कितना है 4 × 10 की पावर -4, ठीक है ना, मोलर पर सेकेंड, ये सॉरी मोलर पर मिनट, ये मिनट में आया है, ठीक है ना, एवरेज रेट। अब एवरेज रेट को अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, अब हम लोग 60 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो मोलर पर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पे 4, ठीक है ना, 60 और यहाँ पे क्या होगा 4.0, 0 टाइम में जाएगा 0, ठीक है ना, तो फिर यहाँ पे 6, ठीक है, 40 यहाँ पे 6, कितना होगा 6.67 × 10 की पावर -6 मोलर पर सेकंड, ये हमारा जो है आंसर आया एवरेज रेट का सेकंड में और मिनट में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। फिर अब हम लोग आगे कुछ नीट से जुड़े क्वेश्चंस को भी लेंगे। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 2 देखेंगे जो कि नीट में आ चुका है, कई बार आ चुका है, 2009 उसमें से, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं था, ये क्वेश्चन था, मगर इसमें से किसी एक BR2 का या H2O का रेट बता दो, ठीक है। तो बेसिकली ये नीट से संबंधित है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले 1/1, जो प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट है तो नेगेटिव में लेंगे हम लोग, BrO3 माइनस डिवाइडेड बाय dt, फिर हम लोग -1/5 Br minus 1/dt, which is equals to -1/6 BH plus divided by dt, ठीक है, which is equals to +1/3, ठीक है, Br2 divided by dt 1/3 T H2O divided by dt, ठीक है। ऐसे जो है हमारा आ गया, सारे नेगेटिव में है, ये सब कुछ बढ़िया है। अब सपोज दैट अगर हमें रेट पूछ दिया इसका, ठीक है, तो इसका रेट या फिर जो है Br2 का रेट हमें H प्लस के रिस्पेक्ट में पूछ दिया, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है कि H प्लस का निकालना है और Br2 का निकालना है, दोनों को क्या कर देना इक्वल कर देना है, ठीक है ना, दोनों को क्या करना है इक्वल कर देना है, ठीक है ना। ओके, उसका इसको इधर भेज के आप चाहें तो जो है H प्लस का कंसंट्रेशन आराम से जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो H प्लस का जो रेट आएगा वो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ DH2O/dt, ठीक है ना। फिर हम लोग जो है आगे और केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें जो है नीट के क्वेश्चन से इन्वॉल्व होंगे, और फिर जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो जे के कंप्लीट क्वेश्चंस को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप जो है ये नोट करिए, फिर हम लोग मैं अगला क्वेश्चन जो है अभी देखेंगे।
अगला ही नीट का क्वेश्चन हमारे पास है, लेकिन ये भी नीट में किस साल आया था ये मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं पता है। ये नीट का क्वेश्चन है, आइए चलिए हम लोग इसे डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिएक्शन को लिख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए, क्योंकि उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसको ये जो 1 है 3 है 2 है इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो आइए 1/1 माइनस में dN2/dt which is equals to -1/3 dH2/dt, फिर उसके बाद प्लस 1/2 dNH2 अपॉन, सॉरी ये NH3 है, ठीक है ना, NH3, ठीक है, ये है हमारे पास। और फिर उसके बाद पूछ क्या रहा है, dNH3/dt दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि ये हमारे पास है। पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, यानी कि इस चीज का हमें कोई काम नहीं, ठीक है ना, हमें इसी में डील करना है। हमें किसका कंसंट्रेशन निकालना है, हमें इसका कंसंट्रेशन नेगेटिव में ही निकालना है, ठीक है ना। ये सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये नीट का, आप देख सकते हैं। फिर ये जो 3 है मैंने इसको इधर भेज दिया। अब देखिए dNH3/dt कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻⁴, ठीक है ना। 2 से 2 हमें कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो कितना आया हमारे पास 3 × 10⁻⁴, ठीक है ना, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 आया, ठीक है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 कितना है, 3 × 10⁻⁴, और ये भी हमारे क्या है आंसर। तो ये भी जो है हमको नीट में पूछ चुका है। आगे मैं एक दो क्वेश्चंस और लाऊंगा, लेकिन बाकी जो हमारा मिक्स क्वेश्चन है उसको हम लोग चैप्टर खत्म होने के बाद, या फिर जो है जैसे अगर हमने जीरो लॉ पढ़ा तो तुरंत जो है वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हमारे पास जो है, जो भी रिएक्शन होगा उसके क्वेश्चंस में आपको नीट में डिस्कस करा दूंगा। अगर वो जेई में पूछा हुआ है तो मैं उसको जेई का जो भी क्वेश्चन है मैं उसको क्या करा दूंगा, डिस्कस। तो दोस्तों ये भी जो है हमारे नीट का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आगे चल के थोड़े बहुत जेई के भी होंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ नीट के ही देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या रिएक्शन विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमें लिखना होगा, ठीक है। 4NO2 + O2, ठीक है, फिर -1/2 dN2O5 divided by dt which is equals to 1/4 dNO2 divided by dt which is equals to 1/1 which is equals to dO2/dt। ये हमारे पास है, ठीक है। तो अगर आप देखें इसे तो सबसे पहले आप ये देखें कि सारे N2O5 जो रिएक्शन सब ये N2O5 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारे पास लिखा है dN2O5, यहाँ पे हम लिखेंगे KN2O5, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे -1/2 जो है हमारा रहेगा वैसे ही, ठीक है। उसके बाद ये माइनस जो है यहाँ पे जो इसमें इसके साथ दे दिया हुआ है गया है, इस वजह से जो है प्लस है हमारा। अब फिर आप ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो dNO2/dt ये किसके बराबर होगा, K-N2O5 divided by dt, ठीक है ना, 1/4। और यहाँ पे आप देखेंगे 1/1, ये 1/4 मैं इसको अच्छे से जो है लिख देता हूँ। और फिर जो है ये dO2/dt को आप क्या लिखेंगे, K-N2O5 divided by dt, ठीक है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो है हमारा ये सारे जो है कट जाएंगे, ये dt नहीं होगा, ये यहाँ पे dt नहीं होगा, सिर्फ ये जो है N2O5 दिया हुआ है तो वही हम लोग लिखेंगे। ये गया हमारा, ये हमारा जो है गया, ठीक है। N2O5 हमारा गया, यहाँ पे क्या बचा K/2 K-4 और यहाँ पे क्या बचा K"। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 4
आंसर आएगा, ये हमारा क्या है, आंसर आएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सी चीजें जो है अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें पहली चीज जो हमारे पास है, ठीक है ना, उसके लिए हमें सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा हमें, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या कहता है, सपोज दैट यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है और उसका हम लोग क्या बना दें, अगर प्रोडक्ट बना देते हैं, तो बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन यू कैन से दैट प्रोडक्ट और ये जो हमारा रिएक्टेंट का जो ये हमारा रेशियो है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, ये हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। अब इसी पे जो है हमारा रेट जो है डिफाइन करें, ठीक है। आइए चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सपोज दैट ए प्लस बी क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, तो जो इसका रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जब हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे तो क्या समझेंगे, ये इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो है हम लोग रेट को क्या करेंगे, जो है देखिए अगर इसके रेट सपोज दैट इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होता है, तो अगर ए के रिएक्टेंट को अगर हम लोग 2 टाइम्स बढ़ा दें, तो जो टोटल रेट है अगर वो ए पे डिपेंड करता है, तो टोटल रेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। 4 टाइम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके, फिर जो है रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ये, ठीक है ना, ये 2 जो आया है वो बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर 2 है, तो इसको अगर हम लोग जो है 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो रेट कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है ना, रेट कहाँ डिपेंड करता है, तो रेट डिपेंड ऑन के, ठीक है, के पे क्या करता है, डिपेंड, ठीक है। और ये क्या है, रेट कांस्टेंट कहा जाता है, के को क्या कहा जाता है, रेट कांस्टेंट। असल में जब हम लोग इसको जो है हटाते हैं तो इस तरीके की चीजें जो है हमारे पास आती है, ठीक है। तो रेट जो है इस पर डिपेंड करता है, एक तो आपका रेट कांस्टेंट पे, और फिर आपका जो है ये कंसंट्रेशन पे जो है हमारा रेट डिपेंड करता है। अब देखिए एक ऑर्डर होता है, किसी भी रिएक्शन का क्या होता है, ऑर्डर होता है। और ऑर्डर रिएक्टेंट और रिएक्टेंट में हम लोग ऑर्डर निकालते हैं, तो ऑर्डर से हमें ये पता चलता है कि उसके रिएक्शन की जो हमारा एक्सटेंट है वो क्या होगा। तो ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर कितना आएगा, ए प्लस बी, जो इसके ये जो ना सम ये ए है और ये बी है, ये जो है हमारा ऑर्डर आएगा। और ये पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल होता है, क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल। अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर क्या हमसे कहना चाह रहा है। तो ऑर्डर के बारे में जो हम लोग विस्तृत करते हैं, व्हाट इज ऑर्डर, ओके। तो चलिए अब हम लोग ऑर्डर के बारे में हमसे स्टडी करते हैं, ऑर्डर, ठीक है ना। और लेकिन उसके साथ जो हमें पढ़ना चाहिए वो क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी। क्या पढ़ना चाहिए हमें, मॉलिक्यूलैरिटी। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी को हमें ढंग से पढ़ना चाहिए। तो सपोज दैट मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, ये 4 रिएक्टेंट है, 5 रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट है ये आपस में आए, ठीक है। तो ये आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। क्या करते हैं, कोलिजन। बिना कोलिजन रिएक्टेंट के कोलिजन के कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन सकता, ठीक है ना। आगे आप लोग इसकी थ्योरेटिकल स्टडी भी करेंगे, लेकिन बिना किसी जो है उसके क्या कहा जाता है, इनके आपस में कोलिजन के कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो सकता।
तो रिएक्टेंट का कोलाइड होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी। अब आगे हम लोग देखते हैं कोलिजन, ठीक है ना, हुआ। अब सवाल ये है, सपोज दैट मान लीजिए कि दो बंदे हैं, दो बंदे आपस में टकराए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, आपस में कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना, मतलब ब्लड निकलना चाहिए था लेकिन वो निकला नहीं, ठीक है ना, दोनों आपस में टकरा तो गए लेकिन ब्लड नहीं निकला, मतलब ये आपस में टकराए तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी जीरो हुई, मतलब जब कोलिजन हुआ तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई, जीरो हुई, मगर 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 इनके बीच में ब्लड ना निकलने से इनका ऑर्डर क्या हो गया, जीरो, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करने चाहिए लेकिन उन्होंने किए नहीं, ठीक है ना, टकराए तो लेकिन उन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। प्रथम हमारा जो है कोलिजन, ठीक है ना, तो कोलिजन कौन डिसाइड करता है, मॉलिक्यूलरिटी, और उससे अगर ब्लड निकला कुछ प्रोडक्ट बना तो वो ऑर्डर डिफाइन करता है, ठीक है ना। सपोज दैट दो बंदे टकराए, उसमें से एक का जो है ब्लड आ गया तो ऑर्डर क्या होगा, वन। सपोज दैट दो बंदे टकराए, ठीक है ना, दोनों का खून आ गया, ऑर्डर क्या होगा, टू। और इन सब में मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी, टू, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, टू, ठीक है ना, मॉलिक्यूलरिटी भी इनमें टू होगी और ऑर्डर भी इसका क्या होगा, टू होगा, ठीक है। सपोज दैट अब तीन पार्टिकल आते हैं आपस में टकरा जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो है खून इन तीनों का निकला तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी भी थी और ऑर्डर भी थी, ठीक है। सपोज दैट अगर हम लोग जो है इसमें से दो ही का खून निकला तो इनका ऑर्डर कितना हो जाएगा, दो, और अगर एक ही का निकला तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक। लेकिन अगर तीन मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं आपस में तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी हमेशा क्या रहेगी, तीन ही रहेगी, ठीक है ना। इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी हमेशा जो है हमारा इंटीजर में पाया जाता है, ठीक है ना, और मॉलिक्यूलरिटी कभी भी चार से अधिक नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी इसलिए नहीं तीन या चार से अधिक हो सकती क्योंकि चार पांच का एक साथ टकराना लगभग क्या होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, आपस में टकराने चाहिए, ठीक है ना। तो अब एक ये रहे कि एक दो तीन और चार छोटा होना चाहिए थोड़ा, तब शायद आ जाए आपस में तो दोनों टकरा जाए, ठीक है ना। लेकिन वैसे तो लगभग ये क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है कि चार पांच से ज्यादा जो है हमें देखने को मिल जाएगी इसकी मॉलिक्यूल। और ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आगे भी हम लोग और डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो है अब सपोज दैट हम लोग समझते हैं कोई ए से डायरेक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। तो इसको लोग कैसे समझ सकते हैं कि सपोज दैट इसका ऑर्डर जो है ऐसे हम लोगों ने लिखा, ये है हमारा ए की पावर, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने इसको डील किया। अब सपोज दैट n की वैल्यू 2 है तो हमने n की वैल्यू को क्या रख दिया, 2 रख दी, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2। अब अगर यहाँ पे प्रेशर को हम लोग 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं या इनके कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज करने के बाद जो है ये हमारा क्या होगा, 2 टाइम्स जैसे ही इंक्रीज होगा ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। सपोज दैट इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, सपोज दैट ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है हमारा 3, ठीक है ना। तो ऑर्डर जो है अगर 3 है हमारा तो कंसंट्रेशन को हम लोग 3 टाइम करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा रेट, हमारा रेट जो है 27 टाइम्स हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा, 27 टाइम्स, कितने टाइम्स, 27 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर का तो ये यूज था हमारा, फिर ये जो हमारा रिएक्शन है कंसंट्रेशन के टर्म में, सपोज दैट कंसंट्रेशन किसके लिए डिफाइंड होता है, तो कंसंट्रेशन सिर्फ लिक्विड या सॉलिड के लिए डिफाइन होता है, किसके लिए डिफाइन होता है, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। लेकिन प्रेशर किसके लिए डिफाइन होता है, अगर इसमें आपने कभी कभी देखा होगा कि प्रेशर से डील करते हैं तो प्रेशर से कब डील करते हैं, जब ये गैस होता है, बिना गैस के हम लोग प्रेशर से कभी डील नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऐसे होता है हमारा, ठीक है ना। अब देखना है ध्यान से, ठीक है, ये गैस है हमारा। अब सपोज दैट ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। ध्यान से इसको अगर आप देखें तो अगर हम इसको प्रेशर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये ऐसे लिखा जाएगा, P की पावर ए, और ये P ए है हमारा, ठीक है ना, और B की वजह से हमारे क्या लगेगा, P B की पावर B, और ये क्या है हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, P के इसको लिख दीजिए, ठीक है ना, या फिर Kp लिख दीजिए, ठीक है ना, ये क्या है Kp लिख दीजिए, तो क्या होगा P
पावर ए 3b की पावर b। तो हमारा प्रेशर किसके लिए डिफाइन होता है? गैस के लिए। अब यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करें तो अगर ए का ऑर्डर 2 है, सपोज दैट ए का ऑर्डर 2 है और ये जो हमारा पीए है उसको हमने 8 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो इसका टोटल जो प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर कांस्टेंट जो इसका इंक्रीज करेगा वो कितना इंक्रीज करेगा? 64 टाइम्स। कितना इंक्रीज करेगा? 64 टाइम्स। तो ऐसे हम लोग इसको जो है समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रेशर के टर्म में भी हमने इसको जो है समझा दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? प्रेशर का टर्म था, ठीक है ना। अब ये जो हमारा के है, के के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। के कब चेंज होता है? के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और आगे भी हमें दो चार चीजों पे डिपेंड होते हुए दिखेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए अभी हम लोग ये मानते हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ऑर्डर हमारा क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है, ये हमें पता चला, ठीक है। तो सपोज दैट अगर ऑर्डर हमारा 1 होता है ना, तो उसका जो हमारा वैल्यू होता है, कांस्टेंट का जो यूनिट होता है, के का जो यूनिट होता है वो अलग होता है, डिफरेंट, ठीक है ना। फिर जो हमारा 0 ऑर्डर का होता है, ऑर्डर 0, उसका भी जो हमारा के का यूनिट होता है वो क्या होता है? डिफरेंट। तो ऐसा क्यों हुआ आइए जानते हैं, ठीक है। r इक्वल्स टू क्या होता है? के ए की पावर n, ठीक है। अब जो है अगर हमें के की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे? r को यहीं रहने देंगे, a की पावर n, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या होगी? ऐसे, ठीक है। अब r को हम लोग क्या लिख सकते हैं? r को हम लोग लिखेंगे, r हमारा रेट है, रेट का मैंने यूनिट बताया था मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। रेट क्या होगा? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो मोल पर लीटर सेकेंड अपॉन ए की पावर n है ना, तो मोल पर लीटर की पावर n, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मोल लीटर सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा? मोल की पावर n लीटर की पावर n, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे हमारा हो गया, तो क्या होगा? मोल लीटर की पावर n मोल की पावर n लीटर, ये हमारा हुआ, ठीक है ना। अब देखना हमारा मोल पर लीटर को हमने इधर लाया, ठीक है। और मोल को ऐसे रखेंगे, क्या है? मोल 1 माइनस n, ऊपर हम लेंगे इसको, फिर लीटर को हमने क्या लिया? 1 माइनस n, ठीक है ना। और फिर जो है नीचे हमने सेकंड ऐसे रहने दिया। अब देखिए ये क्या है? मोल बाय लीटर 1 माइनस n और ये 1 माइनस, ठीक है ना। इसको जो है हम लोग कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n लिखा जा सकता है पर सेकेंड ऐसे, या फिर मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, ये हमारा आया, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन का 1 माइनस n सेकेंड। अब n क्या है यहाँ पे? n यहाँ पे है ऑर्डर, n क्या है? ऑर्डर। अब हम लोग चेक करेंगे 0 ऑर्डर के लिए, 1 ऑर्डर के लिए, 2 ऑर्डर के लिए, सबके लिए हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बस ये टर्म याद रखेंगे, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। तो अब हम लोग मॉलिक्यूलरिटी को देखते हैं। मॉलिक्यूलरिटी को जो हम लोग ढंग से देखते हैं, मॉलिक्यूलरिटी क्या कहता है भाई? मॉलिक्यूलरिटी कहता है कि अगर ए और बी कोई रिएक्टेंट है तो ये आपस में टकराने चाहिए, तो ये मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगा। तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए सबसे पहले किसमें होता है? इंटीजर में होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर एक्सीड देन 4, 4 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती कोई भी मॉलिक्यूलरिटी। और उसके बाद जो है क्या होता है कि सपोज दैट अगर हम लोग 3 मॉलिक्यूल को आपस में टकराते हैं तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? इनकी जो मॉलिक्यूलरिटी हमारी 3 हो जाएगी, हमारी मॉलिक्यूलरिटी जो इसमें कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। अब सपोज दैट डी मॉलिक्यूल को हम लोग टकराते हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसी की अब मॉलिक्यूलरिटी 4 हो जाएगी। तो कितने हैं? अभी 3 थे, अब कितने हो गए? 4। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है हमारा क्या होता है?
टकराने का क्या होता है, वेग, ठीक है। सपोज दैट अगर हम लोग ले लें N2 प्लस 3H2 2NH3, ये अगर हम लोग लेते हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी रिएक्टेंट कितने टकराए, दो, मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2। सपोज दैट तीन रिएक्टेंट अगर आपस में टकराए होंगे तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। तो ऐसे हम लोग रिएक्ट मॉलिक्यूलरिटी को देखते हैं। अब सपोज दैट अगर हमें ऑर्डर से डील करना है, ऑर्डर, तो देखिए भाई ऑर्डर को कैसे हम लोग जो है देखते हैं। तो ऑर्डर जो है वो हमेशा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन से होते हैं, जो एक ही स्टेप में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, एक ही स्टेप में क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। वहीं एक कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन, क्या होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन, क्या होता है, मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो फर्स्ट क्या होता है कि अगर हम लोग ए से एक्स जाते हैं, फिर एक्स से वाई जाते हैं, फिर वाई से बी मिलता है, तो तीन स्टेप यहाँ पे मल्टी स्टेप रिएक्शन में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग मल्टी स्टेप को देखते हैं, हमारे समझ में क्या आ जाना चाहिए, ये जो है मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो हमें डायरेक्ट ए से और बी तक का मतलब है, तो इसके लिए ऑर्डर डिफाइन कर पाना क्या होता है, मुश्किल। इस वजह से ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ठीक है ना। ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। इसको जो है हम लोग इंटीजर में लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसको कभी हम लोग नेगेटिव में नहीं लिख सकते। आप अगर चाहें कि हम लोग ऑर्डर को नेगेटिव में लिख देंगे तो ये नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब समझते होंगे आप लोग, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ये नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तीसरा, इंटीजर के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्डर रेयरली तीन में एग्जिस्ट करता है, रेयरली एग्जिस्ट इन थ्री, चार में तो बिल्कुल नहीं करता, ठीक है ना। एक आध रिएक्शंस होते हैं, एक आध एक्सेप्शन एग्जिस्ट है, जैसे केंजारो रिएक्शन का ऑर्डर 4 होता है, ठीक है ना। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जल्दी कोई एग्जिस्ट करता नहीं है ऑर्डर 4 में, ठीक है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑर्डर डिफाइन नहीं होता, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो ये सारा, ठीक है। और ये नॉन इंटीजर जो है फ्रैक्शन में भी हो सकता है। एक और चीज लिख सकते हैं क्योंकि जो हमारा ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे ऑर्डर 1/2 1/3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है ऑर्डर जो है हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, बस नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हम लोग ऑर्डर को जो कैसे समझ सकते हैं और हम लोग इसकी जो है बेटर डेफिनेशन कैसे ले सकते हैं रिएक्टेंट, उसके बारे में हम लोग तुमसे स्टडी करेंगे। अब चलिए हम लोग देखिए, एक तो प्रेशर के टर्म में हमें डील करना है और दूसरा हमें किस टर्म में डील करना है, कंसंट्रेशन की टर्म में। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन के टर्म में हमने फॉर्मूला क्या लिखा था कि अगर कोई भी कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स, ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था यहाँ पे। और प्रेशर की टर्म में क्या होगा, एटीएम, ठीक है ना, एटीएम, क्योंकि प्रेशर को हम लोग एटीएम में नापते हैं, तो ये हमारा होगा, ठीक है ना। अगर ऑर्डर n इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या होगा, एटीएम सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू 1 है तो सेकंड इनवर्स, अगर n की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, n की वैल्यू लोग 2 रखते हैं तो एटीएम इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर हम लोग n की वैल्यू 3 रखते हैं, सपोज दैट अगर n की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो क्या होगा, एटीएम 1 माइनस 3 सेकंड इनवर्स, यानी कि एटीएम की वैल्यू कितनी आएगी, -2 सेकंड इनवर्स, यानी कि हाँ इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, बस ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। अब सपोज दैट एक कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n है, तो अगर n की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो क्या होगा, कंसंट्रेशन 1 माइनस 0 सेकंड इनवर्स, ओके। तो कंसंट्रेशन की पावर 1 सेकंड इनवर्स, ओके। तो ये क्या है, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि मोल
लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। अगर n की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, सेकंड इनवर्स आएगा हमारा। अगर n की वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2, यानी कि इसको -1 ले लें और सेकंड इनवर्स ले लें, ठीक है ना। तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स और यहाँ पे ठीक है ना। तो इतने सारे जो है हमारे पास फार्मूला निकल के आए, हमें बस इस पे रख देना है, अगर एटीएम में हो तो इस पे रख देना, ठीक है। और ये आराम से जो है आंसर हमें देते हुए चला जाए, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में कोई कॉम्प्लिकेशन थी नहीं। तो अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नीट के अच्छे क्वेश्चन के साथ, जेईई में जितने अच्छे क्वेश्चन आए उनके साथ, और फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ क्रिएशन के डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल लॉ को डिस्कस